मॉर्निंग एवरीवन। अभी आपने देखा मैंने दो बॉल ली थी, एक थोड़ी हैवी थी जो मल्टी कलर वाली थी, और जो फर्स्ट वाली बॉल थी रेड एंड वाइट वो थोड़ी लाइट वेटेड थी, प्लास्टिक की थी। जब मैंने उन दोनों को कोलाइड करवाया, कोलाइड मतलब होता है टकराना, जब वो दोनों आपस में टकराए तब क्या हुआ वो हमने देखा कि दोनों की स्पीड में कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए, है ना। क्योंकि वो बड़ा जो था उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई और जो रेड वाला था उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई। तो ये क्यों हुआ, इसमें क्या होता है, इस किसके कारण होता है, ये हम आज पढ़ेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल देती हूँ। पहले एक कार है जो घर में खड़ी हुई है या कहीं भी खड़ी है, उसमें एक ट्रक आके टक्कर दे देता है ना, कोलाइड कर जाता है। कार तो हमारी खड़ी हुई थी, लेकिन जब वो ट्रक की टक्कर के कारण क्या होता है, मूवमेंट उसमें आ जाता है और वो मूव होने लगता है। और इस टकराने से उस ट्रक की जो स्पीड होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, जबकि कार तो 0 स्पीड पे थी, है ना, रेस्ट में खड़ी थी, उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये जो हुआ, ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब जो मोमेंटम ट्रक के पास था, है ना, जो मोमेंटम ट्रक ने गेन कर लिया था उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया कार में जो कि रेस्ट में खड़ी हुई थी, और उसका मोमेंटम धीरे धीरे कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसने किसको ट्रांसफ़र कर दिया अपना मोमेंटम, उस कार को ट्रांसफ़र कर दिया। मगर अगर हम दोनों का समेशन करेंगे तो वो जो मोमेंटम है, जो टोटल मोमेंटम ट्रक का था वो बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रक ने मोमेंटम ट्रांसफ़र किया कार को, उसका मोमेंटम और जो ट्रक का मोमेंटम है, अगर हम उन दोनों को प्लस कर दें तो जो पुराना वाला मोमेंटम जिससे ट्रक मूव कर रहा था वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये हमने इक्वेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, है ना। व्हेन टू बॉडीज acts upon one another, their total momentum remains constant, provided no external forces are acting। अगर हम ये मान लें कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, चाहे वो कोई भी हो, उस पर एक्ट नहीं कर रहा, चाहे वो फ्रिक्शनल हो चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, अगर हम ये मान लेते हैं कि कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है उस टाइम पर, और दो बॉडी आपस में कोलाइड होती हैं, तो टोटल जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसके पहले भी और उसके कोलिजन के बाद भी। तो अब हम स्टेट्स देखते हैं। अब हमारे पास क्या है स्टेटमेंट? मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। हम ये बोल रहे हैं कि अगर किसी बॉडी में कोई मोमेंटम है तो हम उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और बॉडी में। जैसे कि ट्रक ने अपना मोमेंटम किसको ट्रांसफर किया? कार को ट्रांसफर किया। अभी हमने यहाँ पे दो बॉल्स ली हैं, है ना, एक बड़ी है जिसका मास m1 है और दूसरा जो है इसका मास m2 है। तो वी आर गोइंग टू राइट डाउन बॉल, इसको 1 देते, ए नाम देते हैं, इसको बी दे देते हैं, बॉल ए। मास ऑफ बॉल इज इक्वल टू मास ऑफ ए बॉल इज m1, इनिशियल वेलोसिटी u1, बॉल बी, मास ऑफ बॉल बी m2, इनिशियल वेलोसिटी इज u2, है ना। ये हमारा मास था m2, इसकी वेलोसिटी थी u2। जैसे जो नंबरिंग हमने दी है, a को 1 दे दो, b को 2 भी दे सकते हैं। तो जो 1 नंबर की बॉल थी उसका सब कुछ 1 रहेगा, और जो b नंबर की बॉल थी उसका सब कुछ 2 रहेगा। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, है ना। फर्स्ट बॉल है उसका हमने नाम दिया m1 और उसकी वेलोसिटी u1। सेकेंड बॉल है उसका नाम दिया m2 और u2। अब ये धीरे धीरे दोनों ही किसी स्पीड में जा रही हैं। अब ये धीरे धीरे इसके पास आ रहा है क्योंकि इसकी स्पीड हम मान रहे हैं कि थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये इसके थोड़ा पास आ गया और इसने इस वाली कार या जो भी बॉल है उसको कोलाइड कर दिया, मतलब टकरा गया। अब जब इसका मोमेंटम भी था, इसके पास भी मोमेंटम था, क्योंकि अगर किसी भी बॉडी के पास मास है
और वो किसी वेलोसिटी से मूव हो रही है तो उसके पास मोमेंटम होता है, क्योंकि P इजिकल टू होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसमें मोमेंटम दोनों में है क्योंकि दोनों मूव कर रही है। हमने ये बोला दोनों इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 से मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में। अब जब सेम डायरेक्शन में ये मूव कर रही थी, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी मान लीजिए कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये पीछे से आके इससे कोलाइड कर गई। जब ये इसे टकराई तब क्या हुआ, दोनों में कोलिजन हुआ। अब ये क्या होगा, जब कोलिजन हो गया दोनों आपस में टकरा गई तो दोनों एक दूसरे के टच में आई। इस टच में आने के कारण इनके ऊपर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब इसने अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर किया और हो सकता है इसने भी अपना कुछ मोमेंटम इसमें ट्रांसफर किया हो। तो इन लोगों ने जब ट्रांसफर कर लिया तो ये बिफोर कोलिजन था, ये कोलिजन की कंडीशन थी, और आफ्टर कोलिजन मतलब कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये लोग फिर से उसी डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड में जाने लगी। जैसे हमारी बॉल जा रही थी, इसकी स्पीड भी चेंज हो गई और इसकी स्पीड भी चेंज हो गई। इसकी v1 हो गई, इसकी v2 हो गई। तो इसकी स्पीड हो सकता है थोड़ी कम हो गई हो और इसकी स्पीड बढ़ गई हो। जैसा कि मास से हमें पता पड़ रहा है कि इसका मास ज्यादा है तो इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, इसका मास कम है इसका मोमेंटम भी कम होगा, है ना। और हमने ये बोला था कि ये कम स्पीड से चल रही है क्योंकि ये पीछे से आ रहा है तो ये ज्यादा स्पीड से आके इसको टकराएगा। तो ऑब्वियसली इसका मोमेंटम हमारा ज्यादा था, इसका कम था। तो अभी इसकी स्पीड बढ़ गई और इसकी स्पीड मान लीजिए कम सी हो गई है। तो अब हमको ये पता पड़ गया कि फाइनल जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, इसकी v1, और दूसरी बॉल की फाइनल वेलोसिटी हो गई v2। क्लियर। अब जैसा कि हमें सेकंड लॉ से पता है या फिर हमें एक्सीलरेशन से, मान लीजिए हमने एक्सीलरेशन पढ़ा था। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यू कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है। मान लीजिए हमने फर्स्ट कंडीशन ले ली, फर्स्ट हम ए बॉल की बात कर रहे हैं, हम उस बॉल का एक्सीलरेशन निकालना चाहते हैं। हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ये भी नाम दे सकते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी क्या चेंज हो रही है, v से u हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू t टाइम। क्लियर। अगर हम ऐसे ही बॉल b का निकाल लें तो वो हो जाएगी v2 माइनस u2 अपॉन t। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इनके अलग अलग से लिख देंगे तो हम डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि a बॉल का डेटा है, ये b बॉल का डेटा है। तो हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी a हो रहा है तो हम a में ही चेंज करेंगे, अगर चेंज इन वेलोसिटी b हो रहा है तो हम b में ही चेंज करेंगे। अदरवाइज आप बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन a है और कौन b है, v1 क्या है u1 क्या है, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले इन सबके डिटेल लिख देना है, जिससे हम बार बार जब पिक करेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये a का है और ये b का है। a में चेंज हुआ, v से उसकी वैल्यू से v हो गई, इसकी u से v हो गई, है ना। तो ये हमने चेंज इन वेलोसिटी लिख दिया। अब एज पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन f इजिकल टू m इंटू ए। हमने सबके a निकाल लिए। तो अगर हम बोलते हैं फर्स्ट बॉल का हम अगर फोर्स निकाल रहे हैं, मान लीजिए, है ना, फर्स्ट बॉल का अगर मैं फोर्स निकाल रही हूँ तो वो क्या है, मास कितना है उसका m1, और एक्सीलरेशन हमने निकाल दिया है v1 माइनस u1 अपॉन t। अगर ऐसे ही मैं बॉल b पर मास निकालती हूँ तो उसका आ जाएगा m2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन t। क्लियर। टाइम दोनों का सेम हो रहा है ना, जो भी चेंज इन वेलोसिटी है वो उसी टाइम सेकंड में हो रहा है जितने में वो कोलाइड कर रहा था। 5 सेकंड के लिए कोलाइड किया, 2 सेकंड के लिए कोलाइड किया, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फोर्स आ गया। अब जो फोर्स होता है ना, हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि हम जितना फोर्स किसी पे अप्लाई करते हैं उतना ही वो नेगेटिव फोर्स हम पर अप्लाई करता है। मतलब दोनों फोर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, है ना। जितना मैंने फोर्स लगाया उतना ही नेगेटिव में उसने फोर्स हमको अप्लाई किया, तो ये इक्वल एंड अपोजिट हो गए। तो हमारे पास दोनों फोर्स हैं कि एक कार जो छोटी बॉल ने बड़ी बॉल पे क्या फोर्स लगाया और बड़ी बॉल ने छोटी बॉल पे क्या फोर्स लगाया। तो अगर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं, हमें पता है फोर्स का अभी जो हमने निकाला है m1 इंटू v1 माइनस u1 अपॉन t इज इक्वल टू माइनस साइन का ध्यान रखना है क्योंकि ये नेगेटिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे पे, इक्वल एंड अपोजिट, जैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन में था।
ये आ गया हमारी इक्वेशन, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं दोनों को आपस में। माइनस साइन जब यहाँ जाके इंटू होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। है ना। अब हम एक काम करते हैं, u वाली टर्म्स को यहाँ ले आते हैं इस तरफ और v वाली टर्म्स को वहाँ ले जाते हैं, या आप दोनों काम कर सकते हो जैसा भी आपको लगे। चलो मैं ये जैसा है वैसे लिख देती हूँ। v वाली टर्म यहाँ आ गई, इस वाली v को मैं यहाँ ले जाऊंगी तो माइनस साइन जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, m2 v2 इज इक्वल टू, जब ये वाली टर्म यहाँ आएगी तो ये हो जाएगी प्लस साइन में कन्वर्ट, क्योंकि माइनस साइन आ गया था, यहाँ आके प्लस में हो जाएगी, प्लस m2 u2। तो ये हमारा हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसमें हमें पता पड़ा कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये सब क्या थे, कांस्टेंट थे, मतलब इसके पहले जो इन दोनों का मोमेंटम था, टोटल मोमेंटम, वो और बाद का जो टोटल दोनों का मोमेंटम था वो आपस में हमेशा कांस्टेंट होते हैं या सेम होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इसको आप 2 से 3 बार अच्छे से रीड कर लीजिए। डेरिवेशन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। इसके ऊपर या तो एक न्यूमेरिकल आएगा या फिर ये पूरी डेरिवेशन आएगी, तो आपको इस डेरिवेशन को बहुत ध्यान से समझना है। बस सबसे पहले हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। 2 मास हैं m1 और m2, सबकी वेलोसिटी अगर 1 की बात करेंगे तो उसकी सब u1 v1 आएगी, 2 की बात करेंगे तो v2 और u2 आएगी, है ना। जो हमने दिया है वही, क्योंकि हम इनिशियल को क्या बोलते हैं u, और फाइनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। अब हम अगर ऐसे रख देंगे तो इनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, इसलिए 1 को 1 से और 2 वाले मास को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।